From very first, very good morning to everyone, and let's start the today's topics. Before starting, I make a request to everyone: please go through my lecture and subscribe my channel and like my videos because you supporting if anyone, then also other person supporting you. So that's why if I'm supporting you, then you please support me because I'm a given my content and given my time here. You please from your side please do one thing for me, that is a subscribe and like button, which very important for us. तो इतना मेरे लिए कर दीजिए, वो बहुत ही ज़रूरी है. एक चीज़ और बोलना चाह रहा था कि आपको लगता है कि आपको लेक्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे लेक्चर में बता दीजिए करिए कि हाँ, हमें इस टाइप का लेक्चर चाहिए, इस टाइप का नहीं चाहिए, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, मैं सारी चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा. पहली बात तो ये. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो हमारा बचा हुआ है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर नंबर 2 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. इसमें बोला कि यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स थे, वो बहुत सारे जो यानी कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसमें आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे वो लोग ज्वाइन कर रहे थे. 28 अप्रैल 1947 देखा गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 6 स्टेट जो थे वो पार्ट बन चुके थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. फिर क्या हुआ, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन जो प्लान था, जून 3, 1947, द पार्टीशन ऑफ कंट्री का जो पार्टीशन था, ठीक है, उसके लिए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट टूक देयर सीट्स इन द असेंबली. यानी कि पार्टीशन जब हुआ तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो पहले नहीं लिए थे पार्ट, मतलब किसी भी हमारी असेंबली में, किसी भी असेंबली में, मतलब ना मुस्लिम को ज्वाइन किया ना हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. लेकिन अब क्या हो रहा था, वो लोग सोचे कि अब देश का जब विभाजन ही हो रहा है तो बहुत से लोग हमारे इंडिया के फेवर में आए और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया. द नंबर ऑफ द मुस्लिम लीग्स, ठीक है, द नंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग्स फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड द असेंबली. बहुत सारे मुस्लिम लीग के लोग भी जो थे, जब पार्टीशन हुआ देश का तो वो लोग उधर न जाकर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना स्वीकार किया. एक बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए कि ये सब कुछ हो पाना. ठीक है. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द असेंबली. यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके अकॉर्डिंग 3 चेंजेस देखे गए. पहला क्या है, द असेंबली वाज मेड फुल्ली सॉवरेन. यानी कि जो असेंबली थी उसको फुल्ली सॉवरेन, मतलब उसको अपना डिसीजन लेने में किसी की, मतलब कोई भी, मतलब यानी कि किसी की सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है. बॉडी जो चाहेगी वो करेगी, उसके ऊपर कोई कॉलोनियल पावर का कोई दबदबा नहीं है. विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज. वो जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती, जैसे उसकी इच्छा है, जैसे उसके लोग चाहते हैं. द एक्ट एम्पावर्ड असेंबली, यानी कि जो एक्ट था असेंबली को एम्पावर करता था, किसके लिए, टू एब्रोगेट अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एक्ट था वो एम्पावर करता था, सशक्त बनाता था किसको, हमारी असेंबली को, कि आप उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे. यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी, हम जब भी कोई यानी कि रूल एंड रेगुलेशन हमारे लिए बना रहे हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट, द असेंबली ऑल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी. जो हमारी असेंबली थी लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई थी. ठीक है. इन अदर वर्ड्स अगर उसको कहा जाए, 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली. 2 सेपरेट फंक्शन हमारी असेंबली में यानी कि असाइन किए गए थे. डेट इज, वो क्या थे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया. हमारे लिए क्या, पहला क्या था, पहले जो मैंने अभी बताया ना 2 चीजें, तो उन दोनों को अगर मैं सेपरेट फंक्शन में बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सेपरेट इंडिया यानी कि फ्री इंडिया के लिए. दूसरा क्या है, एंड इनेक्टिंग ऑफ अथॉरिटी लॉ फॉर द कंट्री, यानी कि लॉ को बनाना है फॉर द कंट्री के लिए, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग क्या है, दीज 2 टास्क वर परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज. यानी कि ये जो दोनों टास्क थे उन सेपरेट डेज को यानी कि परफॉर्म किए जाते थे. ठीक है. दस द असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडियन
इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी असेंबली थी वो एक फर्स्टली क्या बन के आई, एक पार्लियामेंट, किसके लिए, हमारी फ्री इंडिया, जो मतलब एक डोमिनियन, दो डोमिनियन में यानी कि डोमिनियन लेजिस्लेचर बन के आया। जो जैसे हमारी दो डोमिनियंस थी, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए यानी कि फ्री इंडिया के लिए एक पार्लियामेंट बनकर आई, ठीक है, जिसे डोमिनियन लेजिस्लेचर के नाम से भी जाना गया, ठीक है। दूसरी बात है, whenever the assembly met as a constituent body, it was chaired by राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जब हमारी असेंबली तैयार हो, यानी कि बनकर तैयार होकर आई, तो वो चेयर किसके द्वारा की गई, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक है। ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट टाइम, राइट। व्हेन इट मेट एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी बनकर आई थी तब इट वाज चेयर्ड बाय जीबी महाबलंकर के द्वारा। जब लेजिस्लेटिव बॉडी बनकर आई तो जीबी महाबलंकर के द्वारा यानी कि चेयर की गई। दीज टू फंक्शंस कंटिन्यूड टिल, ये दोनों फंक्शन कब तक चलते रहेंगे, 26 जनवरी 1949 तक। When the task of the making of the constitution was over, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक ये पूरा प्रोसीजर चलता रहा। यानी कि जो हमारी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी वो चेयर की जा रही थी किसके द्वारा, हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और जीवी महाबलंकर जी लेजिस्लेटिव बॉडी को यानी कि चेयर कर रहे थे। दोनों लोग कब तक कर रहे थे, 26 जनवरी 1949 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तीसरा पार्ट है हमारा, wait for a second, my pen is not working, what happened, yeah, okay, it's working here, but point number 3, the Muslim League members hailing from the areas including in the Pakistan withdraw from the Constituent Assembly for the India। कहने का मतलब यहां पर यह है कि वो विड्रॉ कर रहे थे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया के लिए, ठीक है। और कंसिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली कैम डाउन, यानी कि इसी कारण क्या हुई, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी वो 299 के करीब मानी गई थी, जो निकल कर आई थी टोटल में से 389 में से। लेकिन ये कितनी रह गई, यानी कि 1946 में इतनी थी, ठीक है। लेकिन बाद में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उस वक्त यानी कि स्ट्रेंथ इतनी थी, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे वो घटकर यानी कि 296 से 229 हो रह गई, ठीक है। एंड दोज प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम, यानी कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स है फ्रॉम 93 टू 97, ठीक है। द स्टेट्स वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज दिसंबर, कहने का मतलब स्टेट वाइज एक मेंबरशिप दी जा रही थी ऑफ द असेंबली को ऑन एज इन दिसंबर 31 एंड 1947 इज सोन, यानी कि जो हमारी टेबल है मैं आगे तुम्हें दिखाऊंगा, उस टेबल के अंतर्गत क्या दिखाया गया सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, मेरे वर्ड को ध्यान से देखना है। ये मैंने यहाँ बुक से कॉपी किया इतना, ठीक है। आप वर्ड पर भी जाइए, लेकिन जहां मैं गलत यानी कि थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लगे तो उस पर ध्यान मत दीजिए। अदर फंक्शन क्या थे ऑफ, यानी कि जो परफॉर्म्स किए जा रहे थे, देखा जाता है कि इन एडिशन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड द ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या फंक्शन फॉलोइंग यानी कि परफॉर्म कर रही थी। फर्स्ट फंक्शन था इट रेटिफाइड इंडिया मेंबरशिप, यानी कि इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ के लिए, ठीक है, मई 1949 में ली गई। और ये कहा गया कि हम हाँ पार्टिसिपेट करेंगे कॉमनवेल्थ में, लेकिन हम उसको हमारे डिसीजन में या हमारे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ये मानते हैं कॉमनवेल्थ का जो हेड है वो ब्रिटिश है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि वो हमारा हेड है, ठीक है। इस तरीके से ये कंडीशन रखी गई थी कुछ, ओके। फिर क्या हुआ, पॉइंट नंबर सेकंड जो बोलता है, पॉइंट नंबर सेकंड क्या बोलता है कि इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, यानी कि नेशनल फ्लैग जो था 22 जुलाई 1947 को, यानी कि उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। उसी तरीके से नेशनल एंथम जो था वो 24 जनवरी 1950 को। सिमिलरली नेशनल सॉन्ग, यानी कि नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, यानी कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को यानी कि अडॉप्ट किए। हुआ क्या, इलेक्ट करके पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट बने ऑफ इंडिया के, फ्री इंडिया के, ठीक है, फ्री इंडिया के जनवरी 1950, और जनवरी कौन सी, 24 तारीख। तो तीन चीजें 24 तारीख को हुई,
24 यानी कि 24 जनवरी को। पहली बात नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ठीक है। और सेकेंड थर्ड थिंग, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि उनको इलेक्ट किया गया, ठीक है। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द had 11 seasons over 2 years, 11 months एंड यानी कि टोटल अगर यानी कि अगर देखा जाए जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उसमें खाली 11 सेशन रखे गए थे जिसमें यानी कि लोग इकट्ठा होते थे, अपनी तरकीबें बताते थे और जो भी काम होता था किया जाता था। ये भी कहा जाता है कि लगभग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग 60 कंट्रियों की मदद से बनाया गया, मतलब वहां से ढूंढ ढूंढ के उससे चीजों को लाया गया और उसे रैंसेकिंग का मतलब उसे छानबीन करके हमारे अकॉर्डिंग हम किस तरीके से उसमें ढल सकते हैं, या हमारे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे अकॉर्डिंग ढाला गया है, ना कि हम उसमें ढले, क्योंकि हमारे यहाँ की एक्टिविटीज कुछ अलग थी अदर कंट्रीज के, तो हमारे अकॉर्डिंग यानी कि उसको हमारे ऊपर इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग यानी कि ड्राफ्टिंग करने में लगभग 114 दिन लगे थे और इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर आया था लगभग 64 लैक्स के अराउंड यानी कि आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। उसके बाद ऑन जनवरी 24 1950 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली held the first its final session. It however did not end and continued as the provisional parliament of the India from January 26 1950 till the formation of the new parliament after 1951 to 1952। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने अपना फाइनल सेशन यानी कि जनवरी 24 एंड 1950 को यानी कि रखा। उसमें होकर क्या है कि कुछ यानी कि प्रोविजनल पार्लियामेंट के निकल कर आए फॉर इंडिया के लिए, ठीक है। इसमें हुआ क्या, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बनाई गई, उसमें फर्स्ट जनरल इलेक्शन रखे गए कब 1951 से 1952 तक। कुछ ऐसी कमेटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें जान लेना चाहिए उनके बारे में, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो अपॉइंट की गई ए नंबर ऑफ द यानी कि कमिटीज टू डील करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट हमारे टास्क जो है उनको, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ मेजर यानी कि कमिटीज और कुछ माइनर कमिटीज बनाई गई। तो मेजर कमिटी में अगर कमिटी में बताऊं तो यूनियन पावर कमेटी जो थी उसको यानी कि चेयर किया जा रहा था हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी सेकंड नंबर की वो यानी कि चेयर की जा रही थी जवाहरलाल नेहरू के ही द्वारा, ठीक है। एंड थर्ड नंबर की जी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल के द्वारा की जा रही थी, ठीक है। याद रखना, चीजों को बार बार पढ़ना, एक बार में नहीं आ जाएगा। मैं खुद ये चीजों को फेस करता हूं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं। एक बार नहीं आता 2 बार लेक्चर देखो, दूसरी बार नहीं आता तीसरी बार देखो, फिर अपनी बुक से पढ़ो। अगर फिर भी नहीं आता है तो तुम में कुछ कमी है। कमी क्या है कि बार बार रिवीजन करो, बस यही सोल्यूशन है, यही मेथड है, यही हर चीज है। फोर्थ क्या बोलता है, ड्राफ्टिंग, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो किसके द्वारा यानी कि उसको चेयर की जा रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा। फिफ्थ क्या कहती है, एडवाइजरी कमेटी थी ऑन द फंडामेंटल राइट्स को एंड माइनॉरिटीज, ठीक है। जो ट्राइबल एंड एक्सक्लूड एरियाज सरदार पटेल के द्वारा किया जा रहे थे। इसके अंदर कुछ सब कमेटी भी रखी गई थी, ठीक है। इसके अंदर कुछ सब कमेटी रखी गई थी। उन सब कमेटीज में पहली फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट में फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी जो जेबी कृपलानी के द्वारा, माइनॉरिटीज सब कमेटी जो एससी मुखर्जी के द्वारा, एंड नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि जो फ्रंटेड ट्राइबल एरियाज को यानी कि हैंडल कर रही थी, एक्सक्लूडेड यानी पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया जो सब कमेटीज थी वो गोपीनाथ बारदोली, ठीक है, उनके द्वारा की जा रही थी। डी पार्ट कहता है कि यानी कि जो एक्सक्लूडेड एंड द पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन जो यानी कि आसाम में आते हैं, ठीक है। जो सब कमेटी थी वो एवी थक्कर के द्वारा यानी कि चेयर की जा रही थी। दूसरी बात, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज जो यानी कि जो सब कमेटी थी उसमें, और यानी कि जो रूल ऑफ द प्रोसीजर कमेटी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यानी कि चेयर की जा रही थी। द स्टेट कमेटी जो यानी कि फॉर द यानी कि नेगोशिएट कर रही थी किसके साथ, जो यानी कि स्टेट्स थे, ठीक है, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एंड स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चेयर की जा रही थी।
कुछ माइनर कमिटीज हैं उनके बारे में यानी कि जान लेते हैं। माइनर कमिटीज में अधिकतर एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी मतलब जो परमानेंट कमेटी नहीं है, किसी समय अंतराल के लिए उसे बना लिया गया और वो चलाई जा रही है। चलाई जा रही है इसका मतलब ये होगा कि मतलब वो जब तक लग रहा है कि यहाँ पर ये चीजें बैलेंस करनी है तब तक ही वो कमेटी रखी जाएंगी, उसके बाद नहीं। अगर लगता है कि इनकी डिमांड हमें आगे तक रहने वाली है तो उनको क्या किया जाएगा, परमानेंट कमेटीज में, मेजर कमेटीज में लेकर आएगा। तो माइनर कमेटीज में अगर देखा जाए तो पहली आती है हमारी फाइनेंस एंड स्टेप कमेटी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चेयर की जा रही थी। उसके बाद आती है हमारी क्रेडेंशियल कमिटीज, जो अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर थे उनके द्वारा यानी कि चेयर की जा रही थी। देखो याद करने का क्या है, क्रेडेंशियल एल आ रहा है, अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर तो एल उसमें भी आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ मतलब एक कॉम्बिनेशन बना लो कि किस तरीके से चीजों को याद करना है, किस तरीके से पेयर बना के चलना है। थर्ड पार्ट बोलता है, थर्ड बोलता है हाउस कमेटी, जो पट्टा सीतारमैया थे उनके द्वारा यानी कि चेयर की जा रही थी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ये यानी कि डॉक्टर जो के एम मुंशी थे उनके द्वारा यानी कि चेयर की जा रही थी। कुछ एडॉक कमेटी जैसे यानी कि मैं बात करूं जो बनाई गई थी नेशनल फ्लैग पे, ठीक है, तो वो चेयर की जा रही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। सिक्स कमेटी क्या है, वो कमेटी ऑन यानी कि फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जीबी मावलंकर के द्वारा यानी कि चेयर की जा रही थी, ठीक है। एंड एडहॉक कमेटी जो थी ऑन यानी कि सेपरेट कोर्ट्स, जो यानी कि एस वर्धाचारी जो थे उनके द्वारा यानी कि की जा रही थी, लेकिन वो एक मेंबर नहीं थे इस कमेटी के, ठीक है, मतलब इस कमेटी का मेंबर ना होकर लेकिन उनके द्वारा चेयर की जा रही थी। 8 क्या बोलती है कि जो कमेटी है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी पट्टा सीतारमैया के द्वारा ही चेयर की जा रही थी। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी रंजन सरकार जो थी उनके द्वारा यानी कि ये चेयर की जा रही थी, लेकिन वो भी इस असेंबली का एक मेंबर नहीं थी। उसके बाद आती बात है 10 नंबर, जो हमारा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के बारे में। तो एसके धर जो थे वो भी इस एक आगे एसके धर एक कमीशन आया था उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एसके धर बहुत ही फेमस आदमी थे। तो लिंग्विस्टिक के लिए और प्रोविंसेस कमीशन के लिए जो कमिटी थी उसको यानी कि चेयर किया जा रहा था एसके धर के द्वारा, लेकिन वो इस असेंबली के मेंबर नहीं थे, ठीक है। सॉरी। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, कहने का मतलब यहां पर यह है कि कुछ स्पेशल कमिटीज बनाई गई थी टू एग्जामिन करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये चेयर की जा रही थी। देखिए ये चीजें जो है ना, हमें वनडे एग्जाम के लिए जो अधिकतर ऐसे एग्जाम आते हैं तो उसमें ये अधिकतर आ सकता है, क्वेश्चन उठ सकता है, मे बी मे नॉट बी, बट इट्स योर ड्यूटी टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड वे. So my dear friends, please go through by your own and read statement and what is the conclusion. So statement and conclusion, that's mean read the committee and who is the chairperson, which person is chaired this particular committee. Like that you please learn these things, then you will be able to answer the questions, right? 12 words. प्रेस गैलरी कमेटी जो थी यानी कि उषा नाथ सेन जो थी उनके द्वारा चेयर की जा रही थी। एडहॉक कमेटी जो यानी कि सिटीजनशिप के लिए थी, जो एडहॉक कमेटी बनाई गई थी सिटीजनशिप, किसी भी को सिटीजनशिप दी जाएगी, तो ये बहुत अच्छे आदमी जिनको यानी कि एस वर्धाचारी के द्वारा यानी कि चेयर की जा रही थी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। उसके बाद आती है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये हमारी जितनी भी कमेटीज थी उस सबकी कमेटियों की समझ लो बाप मतलब बोले तो सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी। सो जितनी भी हमारी कमेटी थी उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इसको यानी कि अगर देखा जाए तो यानी कि इस कमेटी को जो ड्राफ्ट किया गया 29 अगस्त 1947 को इसको ड्राफ्ट किया गया था। और ये कमेटी ऐसी थी जो इंटरेस्टेड टास्क प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंसिस्ट कर रही थी ऑफ 7 मेंबर्स को, ठीक है। उसमें 7 मेंबर्स कौन कौन थे? पहले नंबर पर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे, दूसरे पे हमारे गोपाला स्वामी अय्यनागर थे, ठीक है। और अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदीदुल्ला, ठीक है, 5वें नंबर पे, छठे नंबर पर एन माधवा राव, ठीक है, जो
उसके बाद यानी कि 7वें नंबर पर हमारे यानी कि जो टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है, इनको यानी कि ये किसके द्वारा आए थे, रिप्लेस करके डीपी जो कैथन थे, उनको जब वो डाइड हो मतलब मर गए थे 1948 में, तभी उनको जगह रखा गया था। सिमिलरली जो एन माधवा राव जो थे वो भी यानी कि बीएल मित्तर को यानी कि रिप्लेस करके आए थे, क्योंकि वो बीमार थे उस वक्त, इसीलिए उनको हटाकर ये आए थे। 8वें नंबर पर कौन थे, मतलब 8वें नंबर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर द टेकिंग ऑफ द कंसिडरेशंस ऑफ द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमिटीज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बहुत सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद इन्होंने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट किया और यानी कि चीजों कमिटीज को था उसको यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया फॉर द इंडिया के लिए, जिसमें ये बताया गया कि विच वाज पब्लिश्ड ऑन फरवरी 1948 को यानी कि पब्लिश किया गया। और द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन, उनके पास एक यानी कि गिवन 8 मंथ्स टू डिस्कस करने के लिए कि आप कोई भी कमी हो उस पर डिस्कस कर लीजिए। अगर द ड्राफ्ट एंड द पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट्स, किसी भी यानी कि अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ बदला जाना चाहिए तो आप आइए, आपको बेझिझक एक अधिकार है, और जो चाहते हैं उसको एक आवाज में सुर होकर बोलिए, और उसके अकॉर्डिंग ये जो मैंने चीजें रखी हैं उनको अमेंड कर दिया जाएगा। द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड सेकेंड ड्राफ्ट, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको सेकेंड ड्राफ्ट यानी कि प्रिपेयर किया गया, विच वाज पब्लिश इन अक्टूबर, यानी कि उसको अक्टूबर में पब्लिश किया गया 1948। द ड्राफ्टिंग कमेटी टूक लेस देन 6 मंथ, यानी कि लगभग कम से कम उसे 6 महीने लगे टू प्रिपेयर होने के लिए इट्स ड्राफ्ट के लिए, अपने ड्राफ्ट के लिए। इन ऑल इट सेट ओनली फॉर, इसको यानी कि एक ड्राफ्ट यानी कि लगभग 6 महीने लग गए, और दूसरी बात उसमें बैठना पड़ा इन सभी यानी कि चीजों को पूरी करने के लगभग 141 दिन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं जल्द ही कोई अच्छे से एक मतलब इसी का जो पार्ट बचेगा उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए मेरे चैनल पर कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय संजय सिंह, और अपने जो भी डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।